डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि इसको कंप्लीट कर लेते हैं आप तो यह स्पोकन इंग्लिश के लिए तो बेस है ही, इसके साथ साथ आप आगे का भी जो एक्टिव से पैसिव, नरेशन इत्यादि कई चैप्टर पढ़ते हैं वो इसी टेंस पे ही आधार पे होता है। यदि आप टेंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसको पहचान लेते हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब को याद रखते हैं तो आगे आपको बहुत ही आसानी होती है आगे चल करके ग्रामर को पढ़ना और स्पोकन इंग्लिश में भी। आइए शुरू करते हैं। टेंस, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। कोई भी काम हो रहा हो तो उसमें समय अवश्य लगता है। जिस वाक्य में कोई काम ना हो रहा हो तो वह वाक्य टेंस में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कौन से टेंस में है से नहीं है। तो इसमें पहला वाक्य देखेंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसमें कोई काम हो रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। कौन सा काम हो रहा है? मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ना। तो इसमें कोई काम हो रहा है तो यह वाक्य टेंस में है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग कौन सा काम कर रहे हैं? खेलना। इस वाक्य में खेलने का काम हो रहा है, इसलिए यह वाक्य भी किसी न किसी टेंस में है। लेकिन तीसरा वाक्य देखेंगे, किताब नहीं है। इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें किताब कोई काम नहीं कर रहा है। चौथा है, लड़का गरीब है। इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। लड़का कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि लड़के के बारे में कुछ बताया गया है, किताब के बारे में कुछ बताया गया है। तो इस दोनों वाक्य में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यदि कार्य नहीं हो रहा तो वह किसी टेंस में नहीं है। यह भी किसी टेंस में नहीं है, यह भी किसी टेंस में नहीं है। लेकिन ये दोनों वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है। तो किसी भी वाक्य में यदि कार्य हो रहा हो, काम हो रहा हो तो उसमें समय लगेगा। यदि काम हो रहा हो उसमें समय लगेगा तभी जाकर वो कहा जाएगा वो किसी न किसी टेंस में, वह वाक्य किसी न किसी टेंस में है। अब आगे चल के हम लोग देखेंगे, हर वाक्य को पहचानने का प्रयास करेंगे। उसका अलग रूल है, हर टेंस को कैसे पहचाना जाएगा उस वाक्य को पढ़ने के बाद। तो इन दोनों वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है तो ये टेंस में है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। ता हूँ इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। इसमें ही काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, इसलिए भी टेंस में है। और ता है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में है। किताब नहीं है, बुक द बुक इज न्यू। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए यह किसी टेंस में नहीं है। लड़का गरीब है, द बॉय इज, यह किसी टेंस में नहीं है बल्कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के सिंपल सेंटेंस। लेकिन बस आज ये ध्यान रखिए कि जिस वाक्य में हम देखेंगे कि कोई काम हो रहा है वह किसी न किसी टेंस में होगा, और जिस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा हुआ वह किसी टेंस में नहीं होता है। तो जिस तरह से टाइम को काम में करने में समय लगेगा, जिस तरह से टाइम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। टाइमलाइन मान लीजिए, इसको यदि माना जाता है, ये मान लीजिए आज 29/5/2020 है, और ये मान लीजिए आज 4 साल 5 साल पहले का समय है, 2015 है, ये 2025 है, 5 साल बाद वाला टाइम में है। इस तरह से ये टाइमलाइन मान लिया जाए। तो आज से जो पहले है वो पास्ट है
पास्ट टाइम है। पास्ट मतलब बीता हुआ समय है, इतिहास। ये अभी का समय है, प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है। और आज से 4 साल 5 साल बाद जो समय आएगा वह कौन सा समय है? फ्यूचर। तो जिस तरह से टाइम को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में डिवाइड किया जाता है, ठीक उसी तरह से टेंस को भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, टाइम के अनुसार ही टेंस को भी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में डिवाइड किया जाता है। पुनः इन टेंसों को चार प्रकार में डिवाइड किया जाता है, 4 भेद में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक प्रेजेंट की तरह पास्ट को भी 4 उप भागों में फिर डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से यहाँ फ्यूचर का भी होगा 4, 1 2 3 और फिर यहाँ नीचे कर देंगे 4। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और ये चौथा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको मिटा के नीचे लिख दिया जाए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से, जिस तरह से टाइम को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिवाइड किया था, उसी तरह से टेंस को भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर उसको 4 भागों में फिर डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से यहाँ पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से कुल टेंस हुआ सबका 4 और ये 3 मुख्य भाग
4 × 3 = 12 टेंस। इस तरह से टेंस कुल 12 भेद हैं और इन 12 को हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य का पहचान क्या होता है। हिंदी वाक्य का पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द रहते हैं। यह बोध होता है कि कोई काम आदतन या प्रतिदिन होने वाला कार्य है, रोज रोज होने वाला कार्य है, या सर्वव्यापी सत्य है, हमेशा सत्य होने वाला कार्य है, या प्राकृतिक घटना है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है, इस तरह के। जैसे एक एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ने का काम जो है रोज होता है, ऐसा नहीं है कि ये आदत है हमारा, प्रतिदिन पढ़ता हूँ। हम अपने कपड़े धोते हैं, हम लोग अपने कपड़े खुद धोते हैं, धोने का काम रोज करते हैं, हमारा प्रतिदिन का आदत है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, उन लोग क्रिकेट खेलने का आदत है, प्रतिदिन करने वाले कार्य हैं। वह पत्र लिखता है, मोहन बाजार जाता है, ये सारे काम दैनिक क्रियाकलाप वाले हैं, प्रतिदिन होने वाले काम हैं। और इन हिंदी वाक्यों के अंत में देखेंगे ता हूँ, ते है, ते हो, ते है, ता है, जाता है ना। तो इस तरह से ता है, ती हूँ, ते हो इत्यादि शब्द रहते हैं। तो उस हिंदी वाक्य को हम लोग पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और उसका हम लोग अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अनुसार करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ये रूल्स है प्रमुख, इसको देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, रूल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। रूल नंबर 2, ही, सी, इट, नेम, बॉय, बुक के वर्ब में यस या यस लगाया जाता है। रूल नंबर 2 है अफर्मेटिव सेंटेंस के कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, इसके पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे, वीडियो नंबर 57, आप लोग उसको जाकर देखिए, वहाँ से आपको पर्सन्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है, ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम हो और कोई नाउन हो, वस्तु हो जो सिंगुलर हो यानी कि एक वचन में हो, तो उसके साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। रूल नंबर 3 में अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर अन्य सभी कौन कौन से बच जाते हैं, कुल 5 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से एक छोड़ दिया गया तो 4 बचा। कौन कौन, आई, वी, यू, दे। इन चारों के साथ वर्ब का मूल रूप यानी कि V1 लिखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, बॉय, बुक के साथ यस या यस लगाते हैं वर्ब में, अन्य सभी के साथ वर्ब का मूल रूप लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे अन्य सभी के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इस 5-6 वाक्य यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, इसको हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, काम करना कौन, सब्जेक्ट कौन सा है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, पढ़ता हूँ, काम कौन सा, पढ़ना का, READ, रीड, क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश। तो यहाँ पे देखेंगे आई के साथ रीड, रीड को V1 लिखे हैं ना, इसमें किसी प्रकार का यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों, ये रूल ही कह रहा है कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का मूल रूप लिखते हैं। हम अपने कपड़े धोते हैं,
सब्जेक्ट कौन है? वी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना। वी वॉश आवर क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स कपड़े। तुम अपना पाठ याद करते हो। यू लर्न योर लेसन। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। यहाँ तक देखेंगे कि रूल नंबर 3 के अनुसार आई वी यू, आई है, वी है, यू है और दे है, इनके साथ क्या है? वर्ब का प्रथम रूप ही लिखते हैं, यानी कि वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वर्ब का मूल रूप में ही इसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मोहन, वह और ये मोहन है। वह किस में आया? रूल नंबर 2 में ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और मोहन, मोहन क्या है? नेम, कोई भी नाम है। तो इसमें क्या कह रहा है? वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। लिखना का राइट ईएस लगाएंगे, राइट में ईएस लगाया जाता है। ही राइट्स ए लेटर। इस तरह से ही के साथ वर्ब में आने वाले वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। मोहन बाजार जाता है। मोहन गोज टू मार्केट। यहाँ पे देखेंगे फिर ये मोहन आया है, ये कि नाम है और थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, इसके साथ आने वाले वर्ब में यस या ईएस, यहाँ पे भी गोज के साथ, गो के साथ ईएस लग गया, गोज। अब इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें डू या डस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अफर्मेटिव वाक्य में, स्वीकारात्मक वाक्य में जहाँ स्वीकार किया गया रहता है, उसमें किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और रूल नंबर 2 के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट, नेम, बॉय, बुक्स के साथ बुक जब सिंगुलर हो, एक किताब हो, तो क्या होता है? यस या ईएस लगाया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सेंटेंस में, के आने वाले वर्ब में। और रूल नंबर 3 के अनुसार आई, वी, यू, दे, इन चारों प्रकार के सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि V1 को लिखते हैं। अब यस या ईएस कैसे लगाया जाता है, इसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें से अलग हम लोग कुछ नियम को पढ़ेंगे, इसमें किस तरह से वर्ब को के साथ यस या ईएस लगाया जाता